हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RM इंग्लिश क्लासेज। आइए आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको जो है हम रूल्स को पढ़ते हैं और एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसका साइज भी हम देखेंगे। फिर आगे अब देखिए, इसके पहले हम 4C तक हल करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप देख लीजिए, या डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात तो दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होते हैं, एक सेकंड टाइप जो WH टाइप वर्ड से शुरू होते हैं। अब देखिए रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में बदलेंगे। इंक्वायर्ड लगाएंगे तो उसके साथ आप ही लगाएंगे, नहीं तो आस्क्ड की ओर लगाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग करना चाहिए, इतना जान लीजिए। अब आपको अगर ये बेटर ढंग से जानना, आस्ट कहाँ लगाना चाहिए, इंक्वायर्ड ऑफ, तो आस्ट ऑफ हमेशा लगा दीजिए। इंक्वायर्ड ऑफ वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो। अब देखिए कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दीजिए। अब सॉरी, नहीं करना चाहिए। प्रश्नवाचक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। दैट माने की होता है, लेकिन दैट नहीं लेगा इंट्रोगेटिव में, पहली बात तो ये है। और दोनों प्रकार के वाक्यों में फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप, सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ बदला जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, ये दोनों कॉमन होते हैं, ठीक है। ये किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। दैट कंजक्शन नहीं लगेगा, सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ बदल। तीसरा रूल कह रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य या असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अरे प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर फुल स्टॉप लगाया जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव बनेगा तो फुल स्टॉप के निशान के अलावा और कोई निशान उसमें नहीं लगता है। और असर्टिव सेंटेंस में बदलने का मतलब ये है कि कंजक्शन के बाद आप जो है हमेशा सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब लिखेंगे, तो आप असर्टिव सेंटेंस में बन जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन वर्ब अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदलेंगे, यानी प्रोनाउन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, ये सभी असर्टिव सेंटेंस की तरह ही बनते हैं। केवल आपको कंजक्शन, ठीक है, और यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब, यही दो अलग से चेंज किए जाते हैं, बाकी सब वही नियम रहेगा। रूल 5 का, जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, यानी कि वही फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, तो रिपोर्ट अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया या जैसे ही एम आर वाज वर्ड डज डिड विल हैज हैव हैड कैन में आदि से शुरू हुई हो, तो इन डायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड इफ़ या वेदर से प्रारंभ किया जाता है, उसके बाद कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। यानी कि सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल ही देंगे सेट या सेट टू को, और कंजक्शन इफ या वेदर लगा देंगे कब, जब कोई सहायक क्रिया से शुरू होगी। बस इतना ही आपको ध्यान देना, बाकी सब असर्टिव सेंटेंस का रूल रहेगा। उदाहरण देख लेते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, तो हम दूसरे से यही कहेंगे आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ़ ही वाज गोइंग, की क्या वह जा रहा है। यहाँ इफ़ की हिंदी जान लीजिए क्या होगा, इफ़ माने की क्या, तो की क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी न तो व्हाट लिखेंगे न तो, ठीक है, न दैट की अंग्रेजी हम की लिखेंगे, की अंग्रेजी ही नहीं लिखना है। इफ़ लगा देंगे तो इफ़ से की क्या की अंग्रेजी हो जाएगी, इफ़ से की क्या की अंग्रेजी दोनों की हो जाएगी। आगे, राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे, तो राम आस्क्ड हरी वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। इफ़ या वेदर लगा सकते हो तो यहाँ वेदर लगा दिए। क्यों वेदर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, वेदर का प्रयोग किसी वाक्य में पसंद या विकल्प की बात की है तो वेदर का प्रयोग किया जाए। यहाँ पूछा जा रहा है क्या तुम आज स्कूल जाओगे, तो उसकी पसंद पूछा जा रहा है कि जाना चाहता है कि नहीं, तो यहाँ वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है, ठीक है। या किसी वाक्य में ओ आर आएगा, जैसे विल यू गो टू स्कूल टुडे आर नॉट, ठीक है, तो ऐसे वाक्य में ओ आर से विकल्प पूछा जाता है, तो वहाँ वेदर का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ क्लियर है लगेगा और पसंद के लिए लगेगा, बाकी आप इफ़ का प्रयोग करिए। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज़, मैंने उससे कहा क्या तुम बता सकते हो क्या समय है, तो हम ये कहेंगे आई सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, आई आस्क्ड हिम, इफ़ लगा देंगे फर्स्ट टाइप के नाते, क्योंकि कैन भी तो एक सहायक क्रिया ही है। इफ़ अब यू को हिम के अनुसार ही कैन का कुड, टेल मी व्हाट द टाइम इज़ का वाज हो जाएगा। छठवां वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। सिंपल पास्ट टेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं।
अगर रिपोर्टेड स्पीच में कब सहायक क्रिया डू या डज रहेगा तो उसके बाद नॉट ना हो तब डू या डज को हटाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उदाहरण, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू नो सोहन, तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी वेदर, यू का मी के, हाँ यू का मी के अनुसार आई, नो का न्यू हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे क्योंकि डू हट ही जाएगा तो अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लग जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। सीता सेड टू हरी डू यू गो देयर, तो सीता आस्क्ड हरी इफ़, यू का हरी के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा और डू हट ही जाएगा तो गो का वेंट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट और हियर और देर का देर ही रहेगा। रूल 7 का रहा, ये रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज के बाद नॉट हो तो डू या डज के स्थान पर डिड कर दिया जाता है इस प्रकार, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस होता पास्ट हो जाता, मतलब डिड कर दिया जाएगा डू या डज को, मतलब हटाया नहीं जाएगा। अगर नॉट रहेगा तो नॉट तो लगा ही दिया जाएगा डिड के साथ, फर्स्ट फॉर्म अपने आप रहता ही है। उदाहरण, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, तो फादर आस्क्ड मी इफ़, यू को मी के अनुसार आई, डू का डिड कर दिया गया, नॉट लगा दिया जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही डिड नॉट लगाया जाएगा क्योंकि ये सर टू बना जाएगा, डिड नॉट साथ ही फर्स्ट फॉर्म लगता है। आगे है, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड डोंट यू गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे, क्या तुम रेनी डे यानी बरसात दिवस को कॉलेज नहीं जाओगे, बरसात के दिन कॉलेज नहीं जाओगे। तो अब यहाँ रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसके बाद इफ़ लगेगा क्योंकि ये ना सोचिए डोंट लग गया है तो डोंट के साथ जब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, जैसे डोंट गो मत जाओ, तब तक हम जो है इसको इम्परेटिव सेंटेंस नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ डोंट के बाद सब्जेक्ट आया है यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। क्योंकि जब शॉर्ट फॉर्म किया जाता है ना तो डू यू नॉट का डोंट यू हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म रहेगा बनाया जाएगा तो नॉट को हम सब्जेक्ट के साथ सटा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, ये इंट्रोगेटिव में। तो इफ़ उसके बाद सब्जेक्ट यू को जो है फ्रेंड के अनुसार हम बदलेंगे, ही हो जाएगा, ठीक है। रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ़ ही, यू किसके लिए लगाया है वो, फ्रेंड के लिए, तो ही हो जाएगा। डोंट का डिडंट हो जाएगा, या डिडंट गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे, ठीक है। तो लोग डिडेंट पढ़ते हैं, शुद्ध इसका डिंट होता है बोलचाल में, डिंट जी साइलेंट कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया में पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, यानी डिड सहायक क्रिया रहेगा तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे, इसे हटा ही देंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट बदलोगे तो हैड आ जाएगा। ही आस्क्ड टू मी, ही सेड टू मी डू यू लेंड मी योर बुक, तो ही आस्क्ड मी वेदर, यू को मी के अनुसार आए, डिड का हैड हो जाएगा, लेंट का थर्ड फॉर्म हैड साथ लेंट हो जाएगा। मी, हाँ यू, मी को जो है बदलोगे आप फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार तो हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, योर को भी आप मी के अनुसार बदलोगे, योर को मी के अनुसार बदलोगे तो माई हो जाएगा, इधर आई हैड लेंट हिम माई। यहाँ चलिए अब रूल नौ देख लेते हैं, जो WH टाइप वाले वाक्य होते हैं उनका रूल दिया गया। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द यानी व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव यानी कनेक्टिव मीन्स कंजक्शन नहीं लगाना चाहिए। ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव का काम करते हैं यानी कंजक्शन काम करते हैं। प्रश्नसूचक शब्द के बाद कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं, यानी कि WH के कोई कंजक्शन लगा देंगे उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब। उदाहरण, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और तुम कहाँ से आ रहे हो। तो हम ये कहेंगे आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, यहाँ सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया ना, चाहे सेड टू लगा दिए, आज लगा दिए, चाहे इंक्वायर्ड ऑफ, दोनों का प्रयोग अच्छा माना जाता है। आई इंक्वायर्ड ऑफ हर हु सी वाज, ठीक है, हु प्रश्नवाचक है उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। यू का सी कर देंगे क्योंकि वर्ब के बाद वाले को हम पहले कर देंगे इनडायरेक्ट में, हु सी वाज, ठीक है। तो एंड वेयर सी वाज कमिंग फ्रॉम, ठीक है, और वह कहाँ से आ रहे हो। अब यहाँ देखिए अगले वाक्य में देखते हैं, एक बात ध्यान दीजिए, हु के बाद यहाँ सी आया है तो यहाँ हु आर यू, तुम कौन हो, तो वो कहेगा आई एम करके अपना नाम बताएगा, तो हम इसलिए हम लिख देंगे हु सी वाज, कि वह कौन थे, कि कौन सी वाज वह थी, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ हु, ठीक है, प्रश्नवाचक का काम कर दिए, उस कंजक्शन यहाँ आज कंजक्शन लगाया नीचे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया फिर वर्ब लिख दिया। आगे देखिए, द टीचर सेड टू हरी, अध्यापक ने हरी से कहा वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी,
अब यहाँ कमिंग फ्रॉम को गोइंग फ्रॉम नहीं किया गया क्योंकि पास आने के लिए कम को गो में नहीं बदला जाता। अगला है द टीचर सेड टू हरी, अध्यापक ने हरी से कहा वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, तुम स्कूल कल क्यों नहीं आए थे। द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे क्यों नहीं, पिछले दिन क्यों स्कूल नहीं आया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कम को गो में नहीं बदलते, कभी कहीं आप नहीं बदला गया है तो जान लीजिए वो पास आने के लिए जो है अगर उसका सेंस दिया जाएगा तो नहीं बदला जाएगा, बाकी सामान्य आवाजाही बताने के लिए किया जाता है। तीसरा है अगला वाक्य है आपका ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए ही आस्क्ड मी वेयर, यू को मी के अनुसार आई लिव का लिव्ड हो जाएगा। फर्स्ट मैं कहाँ रहता था, डू हट ही गया जब नॉट नहीं है। अगला ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा हाउ मच मनी डू यू वांट, तो ही आस्क्ड मोहन हाउ मच मनी, फिर यू को जो है मोहन के अनुसार ही वांट का वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड, डू तो हट ही जाएगा। ये हाउ मच मनी आपका प्रश्नवाचक शब्द है तो यहाँ कंजक्शन के रूप में एक साथ लगेगा क्योंकि हाउ मच के साथ नाउन जुड़ा रहता है, ये एडजेक्टिव काम करता है, हाउ मच मात्रा बता रहा है। उसके बाद यू को सब्जेक्ट को ही बना दिया गया, वांट का वांटेड कर दिया गया। रूल नंबर 10 देख ले रहे हैं, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन, यस या नो आंसर टू क्वेश्चन। अगर प्रश्न के लिए यस या नो में उत्तर आ रहा तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न किया कोई, उसमें उत्तर में अगला आदमी यस या नो कहा तो उसके लिए रूल क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि वो यस या नो कह के छुट्टी दिया, लेकिन आप उसको सब्जेक्ट वर्ब लिख के उसको एक वाक्य के रूप में प्रयोग करोगे। जैसे देखते हैं उदाहरण, सी सेड टू रीता, उसने रीता से कहा कैन यू लेंड मी दिस वॉच, क्या तुम मुझे यह घड़ी दे सकती हो। रीता सेड यस, रीता ने कहा हाँ। तो हम दूसरे से ये कहेंगे सी आस्क्ड रीता, उसने रीता से पूछा, ये पहले हम पूछ रहे हैं। उसके बाद इफ़ सी का मतलब रीता, ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा लेंड हर दैट वॉच, मी का जो है रीता के अनुसार हर दैट वॉच, दिस वॉच का दैट वॉच। जैसे दो लड़कियां हैं तो एक का नाम कोष्ठक में लिख देने से कन्फ्यूजन नहीं होता कौन किसके लिए लगा, तो इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। दो लड़के हैं तो एक लड़के का नाम लिख देना चाहिए, या दोनों का भी आप कोष्ठक में लिख सकते हो। एक के लिए तो ऑलरेडी प्रोनाउन लगाया गया है तो इसलिए नाम लिखने की जरूरत नहीं। आगे देखिए वाक्य हो गया सीता सेड टू का, सीता आस्क्ड रीता इफ़ कि कैन यू लेंड का, इफ़ सी कुड लेंड हर दैट वॉच हो गया। ठीक है, दिस का दैट। उसके बाद देखिए अगला वाक्य रीता सेड, तो यहाँ उत्तर दे रहे थे इसलिए सेड को रिप्लाइड में बदल दिया जाता है। ठीक है, रीता रिप्लाइड हो जाएगा। उसके बाद कंजक्शन दैट ही लगेगा क्योंकि ये वाक्य भी असर्टिव है। दैट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख देते हैं, बता रहे हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब को दोबारा लिख देते हैं। कहाँ से लिखेंगे, पिछले वाक्य से लिखेंगे। तो पिछले वाक्य में से मतलब क्या है, सब्जेक्ट यहाँ कंजक्शन के बाद जो रहेगा वही सब्जेक्ट और वही वर्ब। तो यहाँ सब्जेक्ट सी हो गया और कुड जो है क्या है, वर्ब आपको हो गया कुड। लैंड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि लैंड जो है पीछे दिया गया उधार देना, तो वो उतने से समझ लिया जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब ही केवल लिख दीजिए बस, या फिर आप लैंड भी लिख देंगे तो कोई गलत होने वाला नहीं है। या फिर आप पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में आप तो ऐसे भी बताया गया कि आप पूरा वाक्य लिख देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे से ही कहेंगे ना, जिससे रीता ने कहा यस हाँ, हाँ मतलब हाँ मैं दे सकती हूँ, यस आई कैन लैंड, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर दिया कि वह दे सकती थी। सी कुड लैंड, या सी कुड का, तो कुड का मतलब कुड लैंड समझ लिया जाता है, इसलिए सहायक क्रिया तक ही लिख दें। निगेटिव है तो कुडेंट का, नो का ही है तो कुडेंट का दें तब भी समझ में आ जाएगा। या कुडेंट लैंड भी कह सकते हैं, कुडेंट लैंड हर दैट वाज, सब कुछ कर सकते हैं, गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे इनडायरेक्ट दूसरे से बताते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब तक लिखनी जरूरी है। दूसरा वाक्य क्या है, यही वाक्य देखिए, आई सेड जो आनंद, मैंने आनंद से कहा आर यू अटेंडिंग द क्लास, मैं क्या तुम क्लास को अटेंड कर रहे हो। आनंद ने कहा नो, नहीं मैं क्लास को नहीं ले रहा हूँ। हम दूसरे से ये कहेंगे आई आस्क्ड आनंद इफ़ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, ये तो पहले का हो गया, यू आर यू अटेंडिंग कि ही वाज, इफ़ ही वाज अटेंडिंग। आनंद ने कहा सेड दैट ही वाजंट, अब यहाँ देखिए सेड को रिप्लाइड में नहीं किया गया, तो आप यहाँ रिप्लाइड कर देते तो गलत नहीं होता है। ठीक है, कहा कह भी सकते हो, उत्तर दिया, तो रिप्लाइड कर देना वैसे बेटर माना जाता है, इसलिए आप सेड को रिप्लाइड कर दीजिए, बाकी सेड भी गलत नहीं है। आनंद सेड दैट, या रिप्लाइड दैट ही वाजंट। अब यहाँ वाजंट कहाँ से आ गया, देखिए सब्जेक्ट ही, पहले जो कंजक्शन के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे वही आपको यहाँ लिख देना है, दैट के बाद यहाँ से आया। उसके बाद वर्ब देखिए उसके तुरंत बाद से आया, निगेटिव के नाते वाज में शॉर्ट फॉर्म में वाजंट कर दिए। अगर वाजंट ना करते तो वाज नॉट अटेंडिंग, ये भी सही था,
या वाज नॉट अटेंडिंग द क्लास, ये भी सही था। इसका एक तरीका और है यस या नो का उत्तर देने के लिए। देखिए नीचे दिए गया, कुछ विद्वान यस को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, नो को रिप्लाइड इन द निगेटिव में बदलते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्यों को निम्नलिखित अनुसार भी लिखा जा सकता है। जैसे अब यहाँ देखिए, यही जो केवल यस वाला पोर्शन इसका और इसका आनंद सेड नो वाला, देखिए यहाँ ऐसे कर सकते हैं, रीता रिप्लाइड, ठीक है, जहाँ दैट सी कोड लिखा गया वहाँ इन अफर्मेटिव भी कर सकते हैं या इन द अफर्मेटिव भी कर सकते हैं, ठीक है। रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रीता ने सकारात्मक उत्तर दिया। सकारात्मक उत्तर दिया कि मतलब कि हाँ मैं वह कलम दे सकती थी उधार, सॉरी यहाँ वाच घड़ी उधार दे सकती थी। और यहाँ जैसे नो है, आनंद सेड नो, तो आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव कर दी। यानी कि अगर इन अफर्मेटिव कर दोगे तो यस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं लिखना पड़ेगा, इन निगेटिव कर दोगे तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ नॉट नहीं लिखना पड़ेगा। ये आपका ग्रामर का रूल है। अगर आपके ना समझ में आए सब्जेक्ट और वर्ब कहाँ से लिखें तो ये नियम भी अपना सकते हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, ये बता रहे हैं कि कुछ विद्वान ये भी करते हैं, दोनों सही है, ठीक है। आगे है जब पसंद अथवा विकल्प का कुछ विशेष परिवर्तन भी देख लेते हैं। ये विशेष परिवर्तन भी बताया कहाँ इफ या वेदर लगाना चाहिए। देखिए पहले रूल में जब पसंद या विकल्प का भाव प्रकट करना हो तो इफ़ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। अभी आपको बताया था, उदाहरण देख लेते हैं। द टीचर सेड टू हरी, टीचर ने हरी से कहा डू यू वांट टू अटेंड द परेड आर नॉट, क्या तुम परेड को अटेंड करना चाहते हो तो या नहीं, ठीक है, परेड में उपस्थित होना चाहते हो या नहीं। उसकी पसंद पूछा जाता है, देखिए ओ आर आ गया ना, ओ आर अगर आ गया, दो विकल्प रखा गया था, पसंद या विकल्प 100% वेदर लगेंगे। द टीचर आज हरी, वेदर लगा दी कंजक्शन यू का हरी के अनुसार ही, वांट का वांटेड, टू अटेंड द परेड आर नॉट। दूसरा है द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने पुत्र से कहा डू यू वांट टू हैव मिल्क आर टी, क्या तुम चाहते हो हैव मैंने यहाँ पीना होगा, मिल्क दूध पीना चाहते हो या चाय। तो हम यही कहेंगे द मदर आस्क्ड हर सन, माँ ने अपने पुत्र से पूछा वेदर ही वांटेड टू हैव, कि क्या वह पीना चाहता था मिल्क दूध या चाय। तो यहाँ दो विकल्प रख दिया गया, भाई कौन पियोगे, क्या पसंद करोगे। तो पसंद या विकल्प वाले वाक्य में ओ आर आता है तो ओ आर आने पर 100% वेदर लगेगा, नहीं तो आप वाक्य को पढ़ेंगे, अगर उसमें पसंद आपको लग रहा है तब भी आप वेदर का प्रयोग लगा सकते हैं, पसंद है। रूल नंबर 2 कह रहा है यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हु, यू, ही, सी, दे आदि के साथ वुड के स्थान पे शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है, ठीक है। यानी कि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की, कोई प्रार्थना की है वो भी सलाह लेने के लिए, तो इनडायरेक्ट में सेकंड या थर्ड यानी कि यू, ही, सी, इट, दे इस प्रोनाउन को सेकंड और थर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इनके साथ जो है वुड के स्थान पे शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुड से सलाह प्रकट होती है इसलिए। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। रवि सेठ, रवि ने कहा व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं विथ इट, इसके साथ, मदर माँ, मैं इसके साथ क्या करूं। तो यहाँ हम क्या करूं भले प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन वो एक हिसाब से उसकी सलाह लेने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, जो कहेगी वही इनके लिए सलाह होगी, सलाह को मानेंगे। इसलिए इसको जो है आपको क्या करना, क्या है, सलाह के हिसाब से बना लेना। तो देखिए सलाह के अनुसार बनाने का मतलब इंट्रोगेटिव में है तो आज ही लगाएंगे, लेकिन शुड लगा देंगे तो मतलब कि उड़ना लगा के शुड लगा देंगे तो सलाह के हिसाब से हो जाएगा। रवि आज हिज मदर, रवि हम दूसरे से ही कहेंगे ना, रवि कहा किससे कहा, माँ से कहा, तो रवि आज हिज मदर, रवि अपनी माँ से कहा। तो यहाँ मदर के पहले हिज लगा दें, क्योंकि रवि कहेगा तो अपनी ही माँ से, तो इसलिए अपनी कर रही हिज लगा देंगे। रवि आज हिज मदर, नहीं तो आपकी भी माँ है रवि, आप आपका भाई है तो आप रवि आज मदर भी कर सकते हो, तो कंडीशन के अनुसार आज मदर भी कर सकते हो, हिज मदर भी कर सकते हो, ठीक है। तो रवि आज हिज मदर अपनी माँ से पूछा, क्या पूछा, वाट कंजक्शन है तो लगा दीजिए, सेकंड टाइप है इसलिए वाट। अब आई का रवि के अनुसार ही, अब ही के साथ तो विल लगता है, लेकिन शुड लगा दें क्योंकि इसमें सलाह लेने के लिए पूछ रहा, सलाह लिया है। वाट ही शुड डू विथ इट, हम दूसरे से कहेंगे ना, रवि कह दिया अपनी माँ से मैं इसके के साथ क्या करूँ, तो हम दूसरे से कहेंगे रवि ने अपनी माँ से पूछा कि वह इसके साथ क्या करे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे, फिर आगे फिर रूल्स आपको बताते रहेंगे, पूरे एक्सीलेंट आपके कवर कराएंगे, ठीक है। इसलिए सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।